गुड मॉर्निंग पीपल। आई कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जब भी लेक्चर देख रहे हो उस हिसाब से आ, ये ग्रीटिंग है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो अपना कौन सा चैप्टर था वो ख़त्म किया था, आईटीसी का पूरा चैप्टर ख़त्म किया था। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, राइट। सो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर बिकॉज एग्ज़ाम आ गए हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट ख़त्म करते हैं चैप्टर को। चलो, एक तो चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एज ऑलवेज फर्स्ट हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेरी चैप्टर। तो गाइज ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट द वैल्यू on which GST needs to be calculated, which means value of supply into GST percentage. So basically guys sorry, this is the objective to compute the value on which GST needs to be calculated. That means वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू जीएसटी परसेंटेज अप्लाई करोगे तो कितना टैक्स पेमेंट करना है वो चीज़ मिल जाएगा अपने को, राइट। फिर सबसे पहले ये देखेंगे कि देर आर फ्यू स्पेशल केसेस। देखो, स्पेशल रूल्स फॉर फ्यू स्पेशल सप्लाईज। अब ये स्पेशल सप्लाईज क्या है, इधर पे क्या सीखेंगे, स्पेशल रूल्स फॉर फ्यू स्पेशल सप्लाईज। सबसे पहले रूल 32 सीखेंगे हम लोग। तो रूल 32 में देखो, एक तो जो एयर ट्रैवल एजेंट है वो कवर हुआ, एक इंश्योरेंस बिजनेस जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो वाले लोग, वैसे लोग भी कवर होंगे इसमें। फिर देखो, जो एयर ट्रैवल एजेंट है इसका, जो अपना एयर ट्रैवल एजेंट है, एक तो इसका 5% ऑफ बेस फेयर। फ्लाइट्स में आपको पता है एक बेसिक फेयर रहता है, उसके ऊपर वो डेवलपमेंट फीस वगैरह टैक्सेस सब कैलकुलेट होता है। तो वो जो बेसिक फेयर है, बेस फेयर का 5%, ये कौन से वाले केस में, डीओएम का मतलब है जो डोमेस्टिक वाला केसेस है उसमें। एंड दूसरा जो केस है दैट इज 10% ऑफ अगेन बेस फेयर ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो रेट्स है, 5% इन केस ऑफ डोमेस्टिक एंड 10% इन केस ऑफ इंटरनेशनल। सो ये वाला क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दिस पार्ट। फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, ये जो पूरा कैलकुलेशन है दिस इज एज पर रूल 32, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिस्क या फिर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन, मतलब पॉलिसी जब इशू हो रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब पॉलिसी जब इशू हो रहा है दैट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई, वो टाइम पे एक तो आपको रिस्क का परसेंटेज, कितना रिस्क कवर्ड है वो पता है, नहीं तो कितना इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो पता है। तो ये वाले केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई
ओनली ऑन द रिस्क अमाउंट, मतलब रिस्क अमाउंट के लिए जितना प्रीमियम ले रहा है ना, ओनली देखो रिस्क अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज्ड, इतना ही वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसमें क्यों जीएसटी नहीं लगा? देखो इन्वेस्टमेंट पोर्शन, दिस इज बेसिकली, ये तो मनी का ही अप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो मनी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पोर्शन को अलग किया गया है। फिर दूसरा पार्ट है जो सिंगल प्रीमियम एन्युइटी पॉलिसीज है, उसके केस में 10% ऑफ सच प्रीमियम। एंड तीसरे केस व्हेन द परसेंटेज इज नॉट नोन, तो वो वाले केसेस में फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 25% ऑफ प्रीमियम एंड सब्सीक्वेंट ईयर्स का जो प्रीमियम है उसका 12.5% ऑफ प्रीमियम। यहाँ में एक क्रक्स क्या है, जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन, मतलब आप लोगों को ये चीज़ स्पेसिफिकली याद रखना है, दैट इज GST is not levied on investment portion as money is excluded from GST। तो ये इसका क्रक्स पार्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी नवंबर अटेम्प्ट में आ चुका है, तो दिस पार्ट इज ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया है नवंबर अटेम्प्ट में। सो आपका ये जैन अटेम्प्ट के लिए, ये टू माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आप लोग अगर स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये हुआ इसका फर्स्ट ईयर की कहानी। एंड फिर सब्सिक्वेंट ईयर, एक तो क्या था, एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड था एयर ट्रैवल एजेंट। तो ये कहानी अपना पूरा हुआ रूल 32 का। फिर दूसरे में हम लोग ये सीखेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स है उनके केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का, एक एक करके सीखते हैं। देखो पहले तो ये याद रख लो, कोई भी ऑप्शन लेना है इसका लॉक इन पीरियड इज़ फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी सेक्शन सबसेक्शन याद रखना चाहते हो तो रख लो। जो ऑप्शन 1 है ना, दिस इज सेक्शन मतलब रूल 32 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए, एंड ऑप्शन 2 इज 32 सबसेक्शन बी, फिर उसका सबसेक्शन मतलब 32 2b, 32 2a एंड 32 2b, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। फिर ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, जो केसेस में INR इन्वॉल्व है, तो INR पर यूनिट, उससे माइनस क्या कर दोगे, RBI रेट पर यूनिट, ये माइनस किया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी ये कर दोगे आप तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कौन सा केस हुआ, जहाँ पे INR इन्वॉल्व है। फिर दूसरा केस है जहाँ पे RBI रेट इज़ नॉट गिवन, उसमें क्या करना है, INR पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दो 1% के साथ, इंटू 1% कर दो, फिर इसमें इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स को। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है। फिर तीसरा है जहाँ पे INR इज़ नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल जहाँ पे USD एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड GBP ये दोनों में कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो ये वाले केसेस में एक तो यहाँ पे एज पर और एग्जांपल जो फॉरेन करेंसी 1 है इसको पकड़ते हैं USD, एंड जो फॉरेन करेंसी 2 है दिस इज़ आर GBP। तो पहले जो US डॉलर्स है
उसको आरबीआई रेट के साथ मल्टीप्लाई करो। फिर स्टेप 2 में आ जाओ, जो जीबीपी है फॉरेन करेंसी 2 उसको आरबीआई रेट से मल्टीप्लाई करो। ये दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो लोअर वाला अमाउंट के साथ, एक तो यहाँ से जो लोअर निकला वो वहाँ से उसके साथ 1% मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। फिर ऑप्शन 2, ये थोड़ा टेक्निकल है, याद रखो इसको। देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अप टू ₹1,00,000। तो वो वाला केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू इंटू 1% और ₹250 विच एवर इज हायर। ये था अपना केस 1। फिर केस 2 देखते हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1,00,000 अप टू 10,00,000। मतलब 1,00,000 से 10,00,000 तक का जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू है वहाँ पे इज ग्रेटर देन 1,00,000 अप टू ₹10,00,000। ये वाले केसेस में जो 0 to 1,00,000 है उसमें 1,000 इंटू पहले कितना किया 1%, तो 1,00,000 इंटू 1% ये आता है 1,000, तो वो 1,000 लिया। एंड जो 1,00,000 के एक्सेस में जो भी अमाउंट है उसका 0.5% लेना है, ठीक है। फिर अपना केस 3 है, जहाँ पे दिस इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,00,000। तो ये वाले केसेस में ये देखो, ये 5,500 कैसे आया, वहाँ पे जो मिनिमम था ना, देखो ये 1,000 आया था वहाँ पे, एंड 0.5% ऑफ 9,00,000। ये जो 5,500 है ना, दिस इज बेसिकली द 1,000 प्लस 4,500। 4,500 क्या है, 9,00,000 का 0.5%। तो इसके साथ आप जो एक्सेस में 10,00,000 के ऊपर वाला जो अमाउंट है उसमें 0.1% लेना है। जो 10,00,000 के ऊपर वाला जो अमाउंट है उस पे आपको 0.1% लेना है। तो अभी ये चीज़ को याद कैसे रखना है, याद रखना बड़ा ही सिंपल है। इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना। पहले तो 1% हुआ, फिर 0.5% हुआ, लास्ट में 0.1% हुआ। एंड जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें ये सब करके जो आया वो, या फिर ₹60,000 विच एवर इज़ लोअर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो देखो, इसमें मिनिमम एसेसेबल वैल्यू शुड बी 250 एंड मैक्सिमम एसेसेबल वैल्यू कैन बी 60,000। ये चीज़ याद रखना, बड़ा ही क्रक्स में समझाया मैंने, नहीं तो लोग इसको समझाने में 1 घंटा लगा देते हैं। मतलब नहीं है ना कोई उतना, क्या अभी एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपको जितना चाहिए ना उतना ही पढ़ो। फालतू में वज़न बढ़ा के कोई मतलब, कुछ मतलब तो बनता नहीं है ना यार। तो ठीक है गाइज, ये अपना रूल 32 ही चल रहा है अभी तक। तो रूल 32 में कौन कौन सा चीज़ पढ़े हम लोग अभी तक, एक तो यहाँ पे एयर ट्रेवल एजेंट हुआ, फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हुआ, फिर तीसरे नंबर पे पढ़ा हम अपने फॉरेन एक्सचेंज डीलर, ये ऑप्शन 1 है, 3A पढ़ा। फिर यहाँ पे ऑप्शन 2 3B पढ़ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं रूल 33 के तरफ। देखो, जो अपना रूल 33 है, दिस इज़ बेसिकली द सर्विसेज ऑफ प्योर एजेंट। पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, व्हाट इज़ अ प्योर एजेंट। तो देर इज़ अ प्रायर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट एज प्योर एजेंट। मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना उसको मैं हाईलाइट करवा दे रहा हूँ। एक तो प्रायर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट,
टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट, राइट। फिर दूसरा क्या है, नॉट होल्ड्स टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब जो एजेंट है ना, ही डज नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ये हो गया अपना सेकंड क्राइटेरिया। मतलब इसका जो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिकली हु इज अ प्योर एजेंट, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा नंबर पे, सच गुड सर्विसेज आर नॉट यूज्ड बाय द एजेंट, द रेसिपिएंट इज द बेनिफिशियल यूजर। यहाँ पे रेसिपिएंट मतलब एजेंट का जो प्रिंसिपल है, ही द प्रिंसिपल इज द बेनिफिशियल यूजर ऑफ सच सर्विसेज। मतलब एजेंट खुद के बेनिफिट के लिए वो सर्विसेज यूज नहीं करेगा, सच सर्विसेज विल बी यूज्ड बाय द बेनिफिशियल ओनर, दैट इज द रेसिपिएंट। चौथा क्या है, फोर्थ नंबर पे ये सीखेंगे, ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड इज रीइंबर्स्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड नॉट एनी कमीशन। मतलब एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट ने कुछ खर्चा किया एंड जब वो रीइंबर्समेंट लेगा ना, रीइंबर्समेंट के टाइम पे वो एजेंट कुछ कमीशन नहीं लेगा या फिर लमसम में नहीं लेगा, एक्चुअल बेसिस पे लेगा, दैट इज ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस बिलिंग, ठीक है। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में बिलिंग करेगा। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल होता है तब वी कैन कॉल द पर्सन इज अ प्योर एजेंट। अभी प्योर एजेंट तो बन गया, बनने के बाद क्या करेगा, देखो यहाँ प्योर एजेंट है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्योर एजेंट सप्लायर है, प्रिंसिपल रेसिपिएंट है, प्योर एजेंट सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। तो जो प्योर एजेंट है ना, उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच सर्विसेज, प्लस जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट को रीइंबर्समेंट भी दिया। अभी रीइंबर्समेंट के केस में दो घटनाएं घट सकती है। यहाँ पे जो रीइंबर्समेंट है, एक तो देखो ये द रीइंबर्समेंट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज करता है व्हेन टू इंक्लूड, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे हम लोग, व्हेन टू इंक्लूड। तो नॉट, देखो नॉट इंक्लूडेड के केस में रीइंबर्समेंट कंडीशंस क्या क्या है वो देखेंगे। तो बेसिकली वी कैन सी देयर इज थ्री कंडीशन। एक तो रीइंबर्समेंट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, रियल बेनिफिशियरी इज द क्लाइंट एंड नॉट द एजेंट, क्लाइंट एंड नॉट द एजेंट। फिर तीसरा है प्रायर एग्रीमेंट रहना चाहिए टू एक्ट एज प्योर एजेंट। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। अभी इंक्लूड कब होगा, जो रीइंबर्समेंट है रीइंबर्स्ड विथ अ कमीशन और सर्विस चार्जेस और रियल बेनिफिशियरी इज द एजेंट, ये दोनों जब सेटिस्फाई हुआ तब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, जो एयरपोर्ट का एक सर्विस है उसके रिगार्डिंग, रेलिवेंट तो है नहीं एग्ज़ाम के लिए, क्या बोलते हो, करवा दें, चलो। ये पैसेंजर हो गया, यहाँ पे एयरलाइंस है एंड दिस इज़ द एयरपोर्ट अथॉरिटी। देखो कई बार ना एयरपोर्ट अथॉरिटी सर्विस ऑफ पैसेंजर डेवलपमेंट सर्विस देते हैं। मतलब यहाँ पे नोटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करना है पहले।
हाँ, यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है ये सर्विस दे रहे हैं पैसेंजर्स को। अभी ये कौन सी सर्विसेज है वो भी देखते हैं। चलो, सर्विस ऑफ पैसेंजर डेवलपमेंट सर्विस। तो इसके केस में जो टैक्सेबल पर्सन मतलब जीएसटी कौन पे करेगा? ऑब्वियसली जीएसटी विल बी पेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड जो पैसेंजर है वो ये पैसेंजर सर्विस फी या फिर डेवलपमेंट फी, दिस फी इज इंक्लूडेड इन द टिकट चार्जेस। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरलाइंस को बोलते हैं कि दे शैल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड कलेक्ट सच चार्जेस। एंड एयरलाइन अथॉरिटी एज इट इज़ वो चार्जेस पैसेंजर सर्विस फी या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देते हैं। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस, तो ये वाला जो केस है ना, यहाँ पे बेसिकली आपको पूरा केस समझा। एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसेंजर डेवलपमेंट सर्विस देता है पैसेंजर को। पैसेंजर यहाँ पे पैसेंजर सर्विस फ़ी या फिर डेवलपमेंट फ़ी जो भी है वो टिकट में इंक्लूडेड रहता है, एयरलाइंस को पेमेंट करती है। फिर एयरलाइंस वो पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ी एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट फ़ी दैट इज़ जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के केसेस में रूल 35 अप्लाई होता है ऑलवेज। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ये वाला चीज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को वापस कर देता है एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी इन रिटर्न एक कंसिडरेशन देता है एज अ प्योर एजेंट। तो ये वाला जो सर्विस है यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली कोई बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन आ भी गया तो एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एयरलाइन इज अ प्योर एजेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी वी आर मूविंग ऑन टू रूल 27 टू रूल 31। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे अंडर सेक्शन 15 ये है कि असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15, दैट इज द अमाउंट पेड और पेएबल। मतलब जो कंसिडरेशन है ना वही आपका दैट इज assessable value is equal to transaction value under section 15। भला ये चीज़ क्या है? जो अमाउंट पेड है या फिर जो पेएबल है वही वाला अमाउंट ट्रांजैक्शन वैल्यू मान के चलेंगे। अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है। एक तो पार्ट ए इज इफ transaction value is reliable and determinable. Part B is when transaction value is not available, that is consideration not in terms of money, or accessible value is not reliable। मतलब यहाँ पे दो केस है, एक तो not available वाला पार्ट हो गया एंड दूसरा पार्ट है not reliable वाला चीज़ हो गया। तो ये दो केसेस में ये पार्ट बी काम करके चलेगा आपका। यहाँ पे नॉट रिलायबल का दो केस है, जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है एंड दूसरा एजेंट्स इन्वॉल्व है। मतलब एक तो केस हो गया प्रिंसिपल टू एजेंट एंड दूसरा केस है जो रिलेटेड पार्टी है, मीन्स जो डीम्ड डिस्टिंक्ट केसेस है वो आ गया। ठीक है, तो जो पार्ट ए में फिर वापस आते हैं। एसेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू फ्यू एडजस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 15। अभी एडजस्टमेंट्स का इनिशियल्स लेंगे ना, दैट फॉर्म्स द वर्ड इडियट।
इसका इनिशियल्स लोगे तो इट विल फॉर्म इडियट्स। अभी ये आई का क्या मतलब है? आई स्टैंड्स फॉर incidental expenses. For an example, packing, commission, or anything charged for anything done by the supplier up to the date of supply, which presupposes on or before सप्लाई। ये चीज़ याद रखना, ऑन और बिफोर सप्लाई बाद में नहीं चलेगा। तो आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। फिर डी स्टैंड्स फॉर, देखो ऊपर वाला को इंक्लूड करना है, डी को एक्सक्लूड करना है। अभी डी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इफ रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, मतलब ऑब्वियसली अगर बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट पता है तब तो इनवॉइस में मेंशन रहेगा। एंड दूसरा कैटेगरी का जो डिस्काउंट है दैट इज आफ्टर सेल्स डिस्काउंट। वो वाले केस में कुछ कंडीशंस है। एक तो प्रायर एग्रीमेंट रहना चाहिए बिटवीन द रेसिपिएंट एंड सप्लायर, एंड आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। भला इसका क्या मतलब है? देखो जो पोस्ट सेल्स डिस्काउंट होते हैं ना, वो वाले केसेस में जो समझो कोई कंपनी है, उसने उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 यूनिट्स माल बेच दिया एंड कंडीशन ये दिया कि आपने अगर पूरा 1000 यूनिट्स बेच देते हो तो वो केस में आपको 10% डिस्काउंट दूंगा ऑन द नेक्स्ट लॉट। तो 10% का जो डिस्काउंट अमाउंट है, अभी इनवॉइस तो पहले ज़्यादा अमाउंट का रिसीव हो गया 100% में, तो 10% एक्सक्लूड करना है। एंड जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर जो रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट उसका ऑलरेडी आईटीसी बुक कर चुका होगा। तो आईटीसी को तो गवर्नमेंट को आप वापस करोगे ना, तो इसका कंडीशन ये अटैच्ड है कि आईटीसी शैल बी रिवर्स बाय द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट्स। अभी कभी भी जो घटाने वाला फीचर है वो क्रेडिट नोट्स के ज़रिए हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, सप्लायर जो कंपनी है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड उसके बाद ये घटना घट जाएंगी। फिर दूसरा आई, दिस इज इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी रिसीव्ड। अभी इसको कैसे याद रखोगे? इंटरेस्ट या फिर लेट फी या फिर पेनल्टी। अभी किस बात का इंटरेस्ट है? फॉर डिलेड कंसिडरेशन, इसको इंक्लूड करके चलना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, एंड दिस इज ऑलवेज एज्यूम्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो रूल 35 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एक चीज़ खास करके याद रखना, नो जीएसटी इफ नॉट रिसीव्ड, मतलब रिसीव नहीं हुआ तो जीएसटी का बात नहीं होगा, ज़बरदस्ती जीएसटी नहीं देना होगा। तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रूल 35, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, समझो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड अमाउंट इनटू 100। अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 118 ऐसे निकालते हैं रूल 35 के हिसाब से, इंक्लूसिव। फिर ओ का मतलब है ऑब्लिगेशन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्लिगेशन। किसका ऑब्लिगेशन है? सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन अगर मेट बाय रेसिपिएंट, मतलब सप्लायर को देना था, दे दिया रेसिपिएंट ने, supplier's obligation met by the recipient which supplier was liable to pay and not included in invoice। तो ये वाले चीज़ भी इसमें ऐड हो जाएगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। इधर पे जो लास्ट दो है टी एंड एस। टी देखते हैं। टी का मतलब है अदर टैक्सेस।
अभी टी को ऐसे ही याद रख लो, टैक्सेस। जो अदर टैक्सेस क्या है, अदर टैक्सेस टू बी इंक्लूडेड, दैट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस टू बी एक्सक्लूडेड। ये अलग सा पार्ट है, ये एक्सक्लूडेड रहेगा। एंड जो इंक्लूडेड रहेगा दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, जो पुराना वैट हो गया, कोई गुड्स पे वो सब लगता है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड। इसका क्लैरिफिकेशन पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने आईटीसी चैप्टर के एंड में पढ़ाया हुआ था। कौन सा चैप्टर में, आप लोग टैक्सेस को कैसे डील करोगे, राइट। तो वो वाला लेक्चर एक बार देख लेना अगर आप भूल गए होंगे तो। फिर एस से आता है सब्सिडी। ये सब्सिडी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एंटिक भी है। भला क्यों, देखो कंडीशन है, इफ सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला, एंड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब लमसम में नहीं, मतलब वो हर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ अगर सब्सिडी है तब, इसका मतलब लिंक्ड विथ पर यूनिट प्राइस, सिर्फ ये वाले केसेस में ही सब्सिडी को लेस करेंगे। अगर ये कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसी के वही केस में, देन ओनली नॉट इंक्लूडेड, अदरवाइज इंक्लूडेबल। तो आई होप सब्सिडी तक का आपका क्लियर हुआ। फिर देखो जो पार्ट बी, वहाँ पे ये वाला जो पार्ट बी था ना, ये पार्ट बी, वो पार्ट बी को यहाँ पे अलग से पॉइंटर लगा के डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से लेके आ रहे हैं पार्ट बी को, वो वाला साइड से। तो पार्ट बी क्या है, एसेसिबल वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। एक तो अवेलेबल ही नहीं है और दूसरा डिटर्मिनेबल नहीं है। एंड नॉट रिलायबल का कौन सा केस था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एजेंट। तो जहाँ पे अवेलेबल या फिर नॉट डिटर्मिनेबल है, बिकॉज कंसिडरेशन इज पार्टली इन मनी प्लस पार्टली इन अदर फॉर्म। इसको कैसे याद रखोगे शॉर्टली, मनी प्लस कंसिडरेशन। तो इसके केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा एज पर रूल 27, ये पहला रूल का बात हो रहा है इधर पे, रूल 27। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये रैंकिंग है, पहले फर्स्ट वाला करेंगे फिर थर्ड, फिर अगर ये सेटिस्फाई नहीं, फर्स्ट वाले में काम नहीं बना फिर सेकंड में आएंगे, सेकंड में काम नहीं बना तभी थर्ड में जाएंगे। दिस विल बी आवर सीक्वेंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, OMV मतलब ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। जो ओपन मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे देख लेंगे। फिर इन कंसिडरेशन, अभी इन कंसिडरेशन मतलब जो मनी या फिर मनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी इन कंसिडरेशन का मतलब है जो आउटफ्लो हो रहा है वो, ठीक है। फिर देखो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई। अभी ये तीन तरीके से अगर निकाल लिया तो हो गया काम। अगर नहीं हो पाए तब वी विल मूव टुवर्ड्स रूल 30। देखो रूल 30 क्या बोल रहा है, 110% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। इफ़ द सप्लायर इज अ मैन्युफैक्चरर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सर्विस प्रोवाइडर है तो कॉस्ट ऑफ सर्विस, एंड ट्रेडर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो जो भी कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट का 110% पकड़ के वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल देंगे। फिर यहाँ पे भी काम नहीं बनता है तब वी विल मूव टुवर्ड्स लेंडर ऑफ आवर लास्ट रिजॉर्ट, रूल 31, दैट इज बेस्ट जजमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस। कुछ भी नहीं मिला तो बेस्ट जजमेंट का ऑप्शन तो रखना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है,
वो केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, रूल 28 के मुताबिक निकलेगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, एंड यहाँ पे एक फोर्थ वाला भी ऑप्शन आता है। पहला में काम नहीं बनेगा तो दूसरा, दूसरा में नहीं होगा तीसरा, तीसरा में नहीं होगा चौथा, ऐसा अपना फ्लो बन जाता है। राइट गाइस, फर्स्ट देखो, इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, वो वाला केसेस में ना इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब जहां पे रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू बुक फुल आईटीसी, वो वाले केसेस में इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर। यहाँ पे जो इनवॉइस वैल्यू है ना, दिस इज डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर, तो वही उसी को डीम्ड, यही हो जाएगा डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। फिर ये अगर नहीं है तो दूसरे में देख चेक करेंगे, एक ऑप्शन टू द सप्लायर है, ऑप्शनल है, ओनली फॉर, ये ऑप्शन है ओनली फॉर गुड्स, ये ऑप्शन है टू अवेलेबल इज ओनली फॉर गुड्स। इसमें क्या करेंगे, 90% ऑफ प्राइस चार्ज्ड बाय द रेसिपिएंट फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स ऑफ लाइक क्वालिटी टू अनरिलेटेड पार्टी। यहाँ पे कितने कंडीशंस है, कंडीशंस है एक बार देख लो। एक तो 90% ऑफ प्राइस चार्ज्ड, ये वाला जो प्राइस है ना, देखो ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ये उसका बायर है। तो यहाँ पे सप्लायर ने ये एक प्राइस 1 दिया, हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं ये P1 का, राइट। फिर रेसिपिएंट ने इसको आगे बेच दिया, मान के चलते हैं दिस इज P2। ये जो बायर है इसमें क्या कंडीशन है, अनरिलेटेड, एक तो ये, एंड द अनरिलेटेड बायर होना चाहिए। ये वाले केस में जो P2 है ना, दिस P2 इंटू 90% कर देंगे, दैट विल बी आर वैल्यू ऑफ सप्लाई। दिस इज ऑप्शनल ओनली इन केसेस ऑफ गुड्स, मीन्स नॉट इक्वल टू सर्विसेज, सर्विसेज के केस में ये अलाउड नहीं है। फिर तीसरे वाले में ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई एज इट इज़, वो पहले भी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे भी काम बात नहीं बनती है तो रूल 30 की तरफ मूव कर जाएंगे, दैट इज 110% ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस, तीनों ही केस आ जाएगा। फिर इधर पे भी काम नहीं बनता है, देन we will move towards our last lender of the last resort, that is rule 31, which is best judgment on reasonable basis, right। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। फिर देखो जो एजेंट, एक एजेंट वाला पार्ट था वो सीखेंगे अभी, एंड दिस इज आवर रूल 29। जो एजेंट है वो वाले केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, रूल 29 है। देखो एक तो अब हम लोग जानते हैं कि एक शेड्यूल 1 एजेंट होते हैं, मतलब सप्लाई बना दिया जाएगा इवन इफ फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन इफ सप्लाई, इवन इफ FOC, तो वो वाले केसेस भी सप्लाई बन जाएंगे इन केस ऑफ शेड्यूल 1 एजेंट। ये कौन सा एजेंट है, शेड्यूल 1 एजेंट। अभी जो एजेंट है, शेड्यूल 1 एजेंट बनने का कंडीशंस है, सब जानते हो मालिक, आप लोग पहले से होकर रखा है।
इश्यूज इनवॉइस इन इट्स ओन नेम, ये है कंडीशन 1, एंड द सेकेंड कंडीशन इज टेक्स पार्ट इन इफेक्टिंग द सप्लाई। ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो शेड्यूल 1 एजेंट बन जाएंगे। एंड फिर जो मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपना फ्लो वही रहेगा। पहले में बात नहीं बना तो दूसरे में जाओ, दूसरे में नहीं बना तीसरे में जाओ, ऐसे करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। यहाँ पे भी देखो, ऑप्शन टू सप्लायर है ओनली इन केस ऑफ गुड्स, वही जो लास्ट वाला पार्ट में सीखा, द सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। गुड्स के केस में मिलेगा, भला क्या मिलेगा, 90% ऑफ प्राइस चार्ज। ये वाला जो प्राइस है ना, इसको अपने डिनोट करते हैं P2 से। तो 90% ऑफ प्राइस चार्ज्ड बाय द रेसिपिएंट फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स टू अनरिलेटेड पार्टी। कंडीशंस भला कितना हो गया, एक तो फर्दर सप्लाई कर रहा है कौन, रेसिपिएंट, सेम गुड्स होना चाहिए एंड टू अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलो, तो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, एंड उसके बाद नेचुरली रूल 30 एंड रूल 31। रूल 30 इज आवर 110% ऑफ कॉस्ट, फिर रूल 31 बेस्ट जजमेंट। तो ये तो कॉमन है हर एक रूल में, 110% कॉस्ट का हो जाएगा, ये बेस्ट जजमेंट हो जाएगा, रीजनेबल बेसिस, एंड रूल 31 हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट जो नोटिफाइड बाय सीबीआईसी है गुड्स के केसेस में, मतलब एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, इन केस ऑफ गुड्स जो सीबीआईसी के द्वारा नोटिफाइड है वो लेना है, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज जो गैप द्वारा नोटिफाइड है उसको लेना है, रेट नोटिफाइड बाय गैप इन केस ऑफ सर्विसेज। फिर रूल 35 यहाँ पे छोटा सा करके इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर देखो, मतलब ये जो एक्सचेंज वाला रेट था ना, दिस इज रूल 34, छोटा सा है, इसका रूल का नंबर उतना याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। फिर एंड में आते हैं जो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केसेस ऑफ लॉटरी, बोथ रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एक तो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, दूसरा है ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करना है, एक तो देखो जो टिकट प्राइस है दैट इज फेस वैल्यू और वैल्यू एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों में से जो भी हायर होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128। दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर, जो भी हायर होगा उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 128 से डिवाइड करोगे, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। फिर नेक्स्ट अपना केस है रेस हॉर्सेस के केस में क्या करोगे। अभी डीटी में तो इसको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस OMRH बुलाते हैं अपने, इधर पे भी OMRH लिख लेते हैं, याद रह जाएगा। यहाँ पे देखो 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बेट, क्या लिखा है भला, 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बेट, मतलब जो
सट्टा कितने का है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे लेंगे एक तो, और दूसरा अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर। टोटलाइजर मतलब ऑर्गेनाइजर लिख लो, ऑर्गेनाइजर। एक तो 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बेट एंड दूसरा है अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर। आप लोग टोटलाइजर को जितना पेमेंट करोगे ना, टोटलाइजर, ये टोटलाइजर को जितना पेमेंट कर रहे हो एंड जो 100% फेस वैल्यू ऑफ द बेट है, ये दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा, that will be your value of supply. So guys, I hope वैल्यू ऑफ सप्लाई आप लोगों को लगता था शायद ये लेक्चर देखने से पहले तक कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है, डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यू कैन सी कितनी जल्दी हम लोग ने ये चैप्टर ख़त्म किया। देखो, ये पेज नंबर 1 था, ये पेज नंबर 2 था, ये पेज नंबर 3, फिर अपना पेज नंबर 4, फिर पेज नंबर 5। 5 पेज में वैल्यू ऑफ सप्लाई ख़त्म हो गया एंड 45 मिनट्स। तो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड होपफुली दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली विद द प्रोसीजरल पार्ट। आप लोगों को 1 पेज का एक अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, 1 पेज का आप लोगों को जो असेसमेंट प्रोसीजर है उसका एक 1 पेजर चार्ट दूंगा। वो चार्ट से आपको पूरा असेसमेंट प्रोसीजर, बस एग्ज़ाम डे में आप वो चार्ट देख लेना तो काम चल जाएगा वो चैप्टर का। तो अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ ई-वे बिल भी ख़त्म करेंगे, राइट। चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।